बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना काम टाइम से और प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की थी। इससे पहले हम वेक्टर को ऐड करना, उसको रिजॉल्व करना, ये सब कुछ सीख चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका सेकंड पार्ट, मतलब दो वेक्टर की जो आपस में प्रोडक्ट है वो दो तरीके से होती है। एक तो कैसे होती है, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो हम स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ चुके हैं। देखिए, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक दूसरा वेक्टर है बी। अगर हम ए डॉट बी करते हैं तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सी। अब देखिए, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, लेकिन ये कौन सी प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो एक स्केलर आता है। ठीक है, तो ये आपकी पहचान रहेगी। ये पहचान आपको बहुत क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। बहुत बार आप नहीं भी जानते होंगे ये वेक्टर कौन है, ये दूसरा वेक्टर कौन है, क्या मतलब है। पर अगर आप ये देख पाए कि दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो इस तरीके से हो रही है कि दोनों के बीच में क्या है, डॉट। इसका क्या नाम था बेटा, इसका नाम था डॉट प्रोडक्ट या इसका नाम था स्केलर प्रोडक्ट। आपको याद है ना कि इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता था, क्योंकि आंसर कैसा आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। तो सिमिलर तरीके से बेटा जो हमारी सेकेंड टाइप है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। अब बात आती है बेटा, क्या वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, ऐसे ही वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है बेटा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, दोनों वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की मल्टीप्लाई को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीच में, तो जो इसका आंसर आएगा ये खुद एक वेक्टर आएगा। मतलब ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर भी एक वेक्टर होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या होती है, अब हम डेफिनेशन के तौर पे चले तो हम कहेंगे कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives a vector quantity, देखिए, अगर दो वेक्टर की प्रोडक्ट की जाए और उनका आंसर भी वेक्टर आता है तो उस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी देन their product is called वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे बेटा आपने डॉट के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था ए पी कॉस थीटा, तो ऐसे ही वेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, तो वेक्टर प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है, देखिए ये है आपके पास ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है। देखो ए बी, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा। ठीक है, लेकिन देखिए बेटा ये तो सारे मैग्नीट्यूड है, लेकिन आपको पता है ए क्रॉस बी का आंसर तो क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एन कैप। व्हाट इज एन कैप, एन कैप डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। वैसे एन कैप का एक और नाम भी होता है, इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल यूनिट। ठीक है, अब देखिए, अब ये ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। काम क्या है इसका, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इतनी बात समझ आई बेटा, ध्यान से देखिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा है कि दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने का सेकंड तरीका है कि उनको क्रॉस कर दिया जाए, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, तो उससे आपका आंसर क्या आएगा, खुद एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अब वो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है,
ए क्रॉस बी, तो ए बी साइन थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करो और पूछे आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहला आंसर आप कहेंगे कि उसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। कोई आपसे पूछे जो आंसर में आने वाली वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो होगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। कोई आपसे बोले कि वो जो है उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, जो आंसर आए उसकी डायरेक्शन, तो हम कहेंगे जो ये एन कैप है ना, ये डायरेक्शन बताएगा। कोई कंडीशन, हाँ बेटा, जो ये एन कैप होता है ना, ये इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे मान लो दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका क्रॉस किया आपने ए क्रॉस बी, तो उसका जो आंसर आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए तो इसका नाम नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, जैसे वहां पे हमने लिखा था कि क्रॉस डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम कहेंगे, या तो आप ये डेफिनेशन याद कीजिए, ये डेफिनेशन है किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की, और दूसरी डेफिनेशन कहती है कि वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors, vector product of two vectors is a vector whose magnitude is given by product of magnitude of both the vectors and sine of angle between them, and perpendicular to, and is a vector's magnitude perpendicular to both A and B। ध्यान से देखिए बेटा, ये कहता है कि अगर दो वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट करना चाहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट इज ए वेक्टर, उसका आंसर भी क्या होगा, वेक्टर होगा। अब जो ये वेक्टर आंसर है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, तो हम कहेंगे whose magnitude is given by product of magnitude of both vector। देखिए दोनों वेक्टर का क्या कर रहे हो आप, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर रहे हो और साथ में किसका प्रोडक्ट कर रहे हो, साइन ऑफ एंगल का प्रोडक्ट कर रहे हो, मतलब ए बी साइन थीटा। ये क्या बताएगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। क्या बात समझ आई? जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक वेक्टर है ए, ये कोई भी एक वेक्टर है बी, इनका मैग्नीट्यूड है ए और बी, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड बताया जाएगा ए बी साइन थीटा से, और उसकी डायरेक्शन बताई जाएगी कहाँ से, एन कैप से। अब आप सोचोगे एन कैप कैसे पता चलेगी, हमें तो कोई रूल भी तो होना चाहिए डायरेक्शन बताने का, तो हम कहेंगे कि रूल to find the direction of A cross B। अगर दो वेक्टर हैं और आपने उनका वेक्टर प्रोडक्ट किया है A क्रॉस B, तो जो A क्रॉस B का आंसर होगा उसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। और ये दो रूल है बेटा हमारे पास। रूल नंबर 1 है राइट हैंड थंब रूल। क्या है बेटा, राइट हैंड थंब रूल। अब इसमें क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल को ध्यान से देखिए, आपको अपने राइट हैंड का यूज करना है और आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। कहाँ से कहाँ करना है, अगर आपको A क्रॉस B निकालना है ना, तो पहले को लिख रखा है A, तो अपनी फिंगर्स को A की डायरेक्शन में लिखो और घुमाते हुए B की तरफ लेके जाओ,
तो ये ए है, घुमाते हुए बी की तरफ लेके गए, तो आपका जो थंब है वो क्या बताएगा बेटा, आपका आंसर बताएगा, मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, जब आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने से इनका जो आंसर आएगा वो खुद एक वेक्टर होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए उसकी डायरेक्शन होगी बाहर, इस बोर्ड से बाहर की तरफ। ठीक है, अगर ऐसे होता तो ये होता वेक्टर ए और ये होता बी, मान लो ये होता ए और ये होता बी, तो कैसे निकालते, क्या निकालना था, हमें निकालना था ए क्रॉस बी, क्या निकालना था, ए क्रॉस बी। तो देखिए पहले फिंगर्स को कहाँ करना है, ए के डायरेक्शन में, तो ए के डायरेक्शन फिंगर किया, फिर क्रॉस करके कहाँ जाना है, बी, तो ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ, हम कहाँ है, इनटू द बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे कहाँ था, ये ए था, बी की तरफ, ऐसे। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे मैम आपने ऐसे ए क्यों बनाया, हम ऐसे भी तो ए बना सकते थे, ए, लेकिन अब देखो ए से बी की तरफ जाओ, उल्टा हाथ थोड़ी ना घुमाना है, फिंगर्स को कर्ल करना है ऐसे, ये ऐसे तो घूम ही नहीं थी, तो आपको ए क्रॉस बी अंदर की तरफ। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा जैसे आप मैक्सवेल राइट हैंड रूल पढ़ते थे ना 10th क्लास में, सर्कल था उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट था, तो आपको नॉर्थ पोल बताना होता था, तो हम यही कहेंगे कि राइट हैंड थंब रूल के अंदर हम कहेंगे कि डायरेक्ट the fingers in the direction of vector A and curve towards vector B. Then thumb represent the direction of A क्रॉस B। ध्यान से सुनिए बेटा, सबसे पहले आप अपने फिंगर्स को A की डायरेक्शन में डायरेक्ट करेंगे, A की डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दिया ऐसे, फिर कर्ल करके B की तरफ लेके जाएंगे, तो थंब किसको इंडिकेट करेगा, A क्रॉस B। जैसे इसका जो आंसर है ये कहाँ है, इनटू द बोर्ड, कहाँ है, इनटू द बोर्ड, ये कहाँ है, आउट ऑफ द बोर्ड, बोर्ड से बाहर, आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अब रिप्रेजेंट भी तो करना आना चाहिए ना, तो यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेशन है बेटा। कई बार हम क्या करेंगे, तो पूरा वर्ड थोड़ा लिखेंगे इनटू द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड, यहाँ पे एक है डॉट और एक है क्रॉस। तो बेटा जब कोई चीज बाहर निकलती हुई आएगी, मतलब आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द बोर्ड होगी, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट होता है आउट ऑफ द पेपर, और ये क्रॉस जो होता है इसको ये डिनोट किया जाता है इनटू द पेपर के, इसके लिए इनटू द पेपर। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। देखिए हम कहेंगे कि ये है हमारा रूल, राइट हैंड थंब रूल, अपने फिंगर को सबसे पहले डायरेक्ट करना है ए की तरफ। अच्छा, ए की तरफ करने का ये मतलब है हमेशा ए की तरफ, एक्चुअली आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो इसलिए ए की तरफ करना है। अगर आप फिंगर को ए की तरफ करेंगे और बी की तरफ लेके जाएंगे तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। अच्छा मैम अगर बी क्रॉस ए की निकालनी हो तो, मतलब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई ये है मेरा वेक्टर बी, ये है मेरा वेक्टर ए, और आपको बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो पहले कौन लिखा हुआ है, बी, तो अपने फिंगर्स को बी की साइड में करो, फिर कहाँ लेके आओ, ए की साइड में। तो हम कहाँ जा रहे हैं, अंदर, और अंदर को किससे डिनोट करते हैं, इनटू द बोर्ड को किस पे डिनोट करते हैं, क्रॉस। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किससे बताई जाएगी, क्रॉस से बताई जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो जो भी अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा, वो सारी चीज आपको अच्छे से नोट करनी है पहले, ठीक है। आई थिंक आपने वीडियो पोस्ट करके नोट कर लिया होगा। कोई और डायरेक्शन भी है या और तरीका भी है डायरेक्शन फाइंड करने का, हाँ एक तरीका और, सेकंड रूल है बेटा आपकी डायरेक्शन फाइंड करने का, राइट हैंड
राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या तरीका है? राइट हैंड स्क्रू। स्क्रू देखा है ना आपने, जैसे मान लो ये स्क्रू है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हो और इसको ऐसे भी घुमा सकते हो। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ से पकड़ रखा है, देखना मैं इसको ऐसे टर्न कर रही हूँ ऐसे, तो आपको दिख रहा होगा कि आगे जाने लग रहा है, ऐसे जाने लग रहा है। अगर मैं इसको ऐसे टर्न करती हूँ तो ये पीछे आने लग रहा है। ये चीज नोटिस किया आपने अच्छे से? आपको पता है कि स्क्रू को आप जिस डायरेक्शन से रोटेट करेंगे उस हिसाब से करेगा। इस तरीके से मैं कर रही हूँ तो आगे जा रहा है, ऐसे घुमा रही हूँ तो वापस आ रहा है। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है? वो कहता है एक स्क्रू लीजिए, राइट हैंडेड स्क्रू होना चाहिए आपके पास, उसको एक पॉइंट पे रखिए। ठीक है, अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो रोटेट करो स्क्रू को ए से बी की तरफ। देखिए जैसे मान लो ये है ए और ये है बी, ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मैंने कहा ये स्क्रू है मेरा, इसको यहाँ रखोगे और कहाँ से कहाँ रोटेट करो, ए से बी की तरफ। देखो ये ए है ना मेरा और ऊपर बी जा रहा है, तो मैं ऐसे ऊपर की साइड घुमा रही हूँ ऐसे। ठीक है, ए से बी, तो ये कहाँ आ रहा है, ये मानकर बाहर आ रहा है ऐसे। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पे है, ए से बी की तरफ घुमाओ ऐसे, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ ऐसे। कहाँ आ रहा है? बाहर। तो ये बाहर जो आता हुआ स्क्रू है, स्क्रू किसको डिनोट करेगा? ए क्रॉस बी को। अगर बी क्रॉस ए निकालना हो तो बी से ए की तरफ रोटेट करवा दो, बी से ए की तरफ रोटेट करवा दो। ऐसे रोटेट करने पे कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि राइट हैंड स्क्रू रूल के अंदर कंसिडर ए स्क्रू। ठीक है, टेक ए राइट हैंडेड स्क्रू एंड रोटेट इट फ्रॉम, अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो फ्रॉम ए टू बी, देन द direction of screw will give the direction of A cross B। क्या ये बात समझ आई बेटा? ठीक है, अगर आप ए से बी घुमाएंगे तो वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन बताएगा, बी से ए घुमाएंगे तो बी से बी क्रॉस ए के डायरेक्शन बताएगा। तो फटाफट इस चीज को नोट कीजिए। ठीक है, अब ये नोट हो गया होगा बेटा। अब इसके बाद हम चलते हैं, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर पढ़ा था, पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा, और प्रॉपर्टीज के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको याद है स्केलर प्रोडक्ट में सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कॉम्यूटेटिव। ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि ए डॉट बी इज कॉम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के जस्ट बराबर नहीं होता। तो हम कहेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। अब एंटी कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब है? देखिए ए क्रॉस बी, बेटा ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होती, ऐसा कभी मत लिखना। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो क्या होता है एक्चुअली में, ए क्रॉस बी जो होती है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। क्या होती है? ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होती है। क्यों मैम? एक्चुअली में डायरेक्शन अपोजिट होती है। ध्यान से देखिए कैसे कह सकते हैं आप इनको। सुनो, हम कहते हैं ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। अच्छा, अब निकालते हैं बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए क्या होगा, अब देखिए मान लो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ठीक है। तो अब देखिए ए क्रॉस बी, तो आप ए क्रॉस बी कर ए से बी की तरफ जाएंगे तो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ये थीटा है। ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ऐसे, ये है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। अब करना है बी क्रॉस ए, तो हम कहेंगे वही ए है वही बी है, लेकिन बी से ए की तरफ आएंगे, बी से ए की तरफ आएंगे, ये क्लॉकवाइज है, ये कैसी होगी, नेगेटिव। तो हम कहेंगे ए बी साइन माइनस थीटा और एन कैप। तो देखिए ए बी साइन माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाता है, एन कैप, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ए क्रॉस बी। ये बात समझ आई बेटा। बी क्रॉस ए जो होता है वो एग्जैक्टली बराबर नहीं होता ए क्रॉस बी के, वो माइनस के साथ बराबर होता है। अब ये माइनस इंडिकेट करता है कि, ये माइनस इंडिकेट करता है कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होते हैं बट इनके डायरेक्शंस अपोजिट होते हैं। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन indicates that A cross B is the magnitude is equal to B cross A, but they are opposite in direction, ठीक। ये माइनस साइन बता रहा है कि मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, डायरेक्शन का फर्क है, ये माइनस डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम चलते हैं अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये भी बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है क्रॉस के लिए भी। तो हम कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन के ओवर ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है। देखिए कैसे, वेक्टर ए है क्रॉस बी प्लस सी, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। मतलब समझिए, यहाँ पे बेटा पहले बी और सी को ऐड करना है, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ लेना है। यहाँ पे ए का बी के साथ क्रॉस ले लो, ए का सी के साथ क्रॉस ले लो और फिर उनको ऐड कर दो। तो आप दोनों तरीके से काम कीजिए, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ते हैं, अब हम निकाल तो क्या होगा, तो हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो क्या होगा, तो देखिए एक वेक्टर ए है बेटा, ठीक है, इसका मैं क्रॉस निकालना चाहती हूँ ए के साथ, कैसे होगा, देखिए पहले वाले का मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड ए मान लेते हैं, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, सेम वेक्टर है वो, खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और एन कैप साइन 0 कितना होता है, 0, तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया, 0। तो हमेशा ध्यान रखना, दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं या खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया है, आंसर 0 आएगा। ये खुद के साथ भी 0 है और किसके साथ, पैरेलल भी और एंटी पैरेलल भी। मान लो कि फोर्थ प्रॉपर्टी की फॉर्म में पढ़ लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी। तो हम कह सकते हैं बेटा कि फोर पैरेलल वेक्टर्स थीटा इज 0 डिग्री। तो हम कहेंगे, मान लो ए क्रॉस बी करना है
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन ऑफ 0 डिग्री और एन कैप, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है। ऐसे ही अगर एंटी पैरेलल वेक्टर हो तो हम कहेंगे 4 एंटी पैरेलल वेक्टर्स ए क्रॉस बी निकालोगे। 4 एंटी पैरेलल में थीटा होता है 180 डिग्री, तो हम कहेंगे ए बी और साइन 180 और एन कैप, तो ये कितना होगा, साइन 180 भी कितना होता है 0, तो इसका आंसर भी आ गया 0। तो हमें क्या बात ध्यान रखनी है, आपको डॉट में याद होना चाहिए बेटा, खुद के साथ डॉट 0 नहीं होता, पर खुद के साथ क्रॉस 0 होता है। डॉट कब 0 होता था, तब एंगल 90 डिग्री होता था, ये 90 डिग्री में 0 नहीं होगा। क्लियर हुई इतनी? ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम कुछ पढ़ना चाहेंगे, कैसे, देखिए इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम पढ़ते हैं। अगर मुझे आई क्रॉस आई निकालना हो तो देखो खुद का खुद के साथ 0, ऐसे ही जे क्रॉस जे निकालना हो तो 0, अगर के क्रॉस के निकालना हो तो 0। ये बात समझ आई? वहां पे आई डॉट आई 1 होता था, जे डॉट जे 1 होता था, के डॉट के 1 होता था, यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है। इसके अलावा और हम क्या पढ़ना चाहेंगे, देखिए अब मैं आपको कहूँ आई क्रॉस जे निकाल सकते हो, तो आप क्या कहेंगे, चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप कहेंगे आई क्रॉस जे निकालना है। तरीका क्या होगा, तरीका कहता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो हम कहेंगे यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, ए का मैग्नीट्यूड, अब कैप है तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, ये भी कैप है तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, और साइन थीटा, अब दोनों में थीटा कितना है 90, तो आएगा साइन 90। लेकिन ए बी साइन थीटा एन कैप भी तो आएगा। एन कैप क्या होती है, एन कैप तो डायरेक्शन होती है, एन कैप मतलब डायरेक्शन। अब देखिए, अब आपको रूल सिखाए ना, अब रूल अप्लाई करो। देखो आई क्रॉस जे है ना, मतलब एक्स से वाई की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, एक्स से वाई की तरफ। देखिए अब आई क्रॉस जे, ये रहा एक्स से आई वाई की तरफ, हम कहाँ है, बाहर। अब आपको पता है अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बाहर कौन सी एक्सिस है, बाहर जेड एक्सिस है। बाहर कौन सी एक्सिस है बेटा, जेड एक्सिस। तो हम कहेंगे, और जेड एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे हम के कैप से, तो मतलब ये के कैप। अब देखिए 1 into 1 और साइन 90 भी 1, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई में 1, तो 1 into के कैप मतलब के कैप। तो कहने का मतलब है आपका आंसर आया आई क्रॉस जे का के कैप। ठीक है। अब आप जे क्रॉस आई निकालिए, क्या निकालिए, जे क्रॉस आई। अब इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, नहीं तो आप अपनी इस प्रॉपर्टी को यूज करें। देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए माइनस का फर्क होता है, तो अगर आई क्रॉस जे के आया है तो जे क्रॉस आई एक माइनस लगा दो बस। पर आप को लग रहा होगा मैम ये तो पता नहीं होगा नहीं होगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल करो। देखो वही एक्स एक्सिस, ये फिर से वाई एक्सिस, और बाहर क्या आ रही है, बाहर आ रही है जेड एक्सिस। अगर जेड एक्सिस बाहर आ रही है तो अंदर क्या जा रही है, माइनस जेड। देखिए अगर इस साइड जैसे बोर्ड है, ये मेरा राइट हैंड है, अगर राइट हैंड की साइड प्लस एक्स है तो यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स है। अगर ये प्लस वाई है तो नीचे क्या है, माइनस वाई। अगर बाहर जेड है तो अंदर क्या है, माइनस जेड है। ध्यान रखना, ये बाहर तो क्या है, ये बाहर तो है जेड एक्सिस, और अंदर क्या है, माइनस जेड एक्सिस। तो देखिए जे क्रॉस आई करना है आपको, जे क्रॉस आई। तो जे मतलब ऊपर की साइड हम वाई की तरफ जाएंगे, और कहाँ आना है, आई की तरफ। देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, हम कहाँ, अंदर। देखिए बाहर तो क्या था, प्लस जे, तो अंदर क्या होगा, माइनस जे, तो आंसर माइनस के आ गया आपका। ठीक है। अब सेम तरीके से आपको खुद से ट्राई करना है। क्या, देखिए आपने आई क्रॉस जे निकाला, ऐसे ही आप आई क्रॉस के निकालो। ठीक है, ओके। ऐसे ही आपको के क्रॉस आई निकालना पड़ेगा, फिर आप जे क्रॉस के निकालेंगे और के क्रॉस जे निकालेंगे। ठीक है,
ये 2 मैंने निकाल के दिखाए, बाकी 4 आप निकालेंगे। इनका आंसर आप यहाँ अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं बेटा, उस ट्रिक से आप अपना आंसर मैच करके देखना कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने आने चाहिए। तो अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे स्पेस में मैं आपको ट्रिक समझा देती हूँ। ऐसे देखो, ऐसे एक सर्कल बना लो, इस सर्कल में 3 मैंने पार्ट कर दिए, I J K, I J K। देखिए अब I पे खड़े हैं, आप K पे भी जा सकते हैं, आप J पे भी जा सकते हैं। देखिए अगर ऐसे जाओगे ये क्लॉकवाइज और ऐसे आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना। अब बेटा इस डायग्राम में आपको, वैसे मैं बता दूं, जब एंगल की बात करते हैं तो एंगल में हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान के चलते हैं, पर यहाँ पे इस ट्रिक के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव हो और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो। ये सिर्फ इस ट्रिक के लिए है, ध्यान रखना। देखो आप I क्रॉस J करना चाहते हो तो देखो जहां कहाँ खड़े हो, I पे शुरुआत हो तो I पे पहुंच जाओ, I क्रॉस J का मतलब I पे पहुंच जाओ और I से कहाँ जाओ, J की तरफ। अब आपको I से J जाना है। अब ये देखना कि भाई मतलब क्लॉकवाइज जाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो I से J क्लॉकवाइज जाना है ना, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज जाओगे आप ऐसे, तो देखो बचा कौन, I से J पे तो पहुंच गए, बचा कौन, K को लिख दो। और कैसे आए हो, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो देखो प्लस K। ऐसे ही J क्रॉस I, सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है, J, तो कहाँ खड़े हो जाओ, J पे खड़े हो जाओ। अब J से आपको I की तरफ जाना है। अब J से I तो यही है शॉर्टकट रास्ता। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम यहाँ से ऐसे घूम के तो I पे जाया जा सकता है, नहीं, लॉन्ग रूट फॉलो नहीं करना, शॉर्टकट फॉलो करना है। तो J से सबसे जल्दी हम I पे ऐसे आ सकते हैं। ये कौन सा रूट, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आई तो मतलब माइनस आया और बचा कौन है, K। अब इन 4 में से मैं केवल आपको एक करके दिखाऊंगी, बाकी आपको खुद करने हैं। देखिए मान लो मैं J क्रॉस K करना चाहती हूँ, J पे खड़े हो जाओ, सबसे आगे कौन है, J पे खड़े हो जाओ, J से कहाँ जाना है, K, J से K की तरफ आ जाओ, आ गए। बचा कौन, I, तो हमें ये तो पता है आंसर तो I आएगा, पर प्लस या माइनस। देखो J से K पे आते वक्त कैसा है, हम ऐसे आ रहे क्लॉक के हिसाब से आ रहे और क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव, तो प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको नोट करना है अलोंग विद दिस ट्रिक। ये ट्रिक आप अपने वर्ड्स में अच्छे से लिखेंगे और जो भी यहाँ पे लिखी हुई है सारी प्रॉपर्टीज, इनको नोट करना है और फिर उसके बाद हम कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, अगर मान लो आपको जो वेक्टर्स हैं वो आपकी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। जैसे सपोज करो आपके पास एक वेक्टर A है जो गिवन है कैसे, ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ऐसे आपको B वेक्टर गिवन है कैसे, bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। इस तरीके से आपका एक वेक्टर गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं साथ साथ, मान लो वेक्टर A है आपके पास I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और मान लो आपके पास वेक्टर B है वो है 2i कैप प्लस 6j कैप और माइनस k कैप। ये 2 वेक्टर गिवन है आपको और इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ये नहीं बता रखा दोनों के बीच का एंगल कितना है। डॉट याद है आपको, दोनों का डॉट निकालना है तो i की i के साथ, j के साथ, k की k के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते थे उनको, ये करते थे ना। तो देखिए अब क्रॉस में देखते हैं कैसे करना है। वैसे तो क्रॉस का एक शॉर्टकट भी है और एक फॉर्मूला भी है, हम दोनों डिस्कस करेंगे, आपको दोनों पता होनी चाहिए। देखिए अगर मेरे को a क्रॉस b ही निकालना है, a क्रॉस b, तो फटाफट a और b की वैल्यू लिखो। देखो बेटा यहाँ पे पूरा a लिख दो, ax I कैप, ay j कैप और az k कैप, और क्रॉस कर दो bx I कैप, by j कैप और bz k कैप्स। अब आपको पता है ये एक एक टर्म मल्टीप्लाई होगी। देखिए कैसे हम करेंगे, इस फर्स्ट वाले को इन तीनों से करना है,
मतलब इस फर्स्ट वाले को क्रॉस करना है तीनों से, ये आई वाले से भी, जे वाले पार्ट से भी और के वाले पार्ट से भी। फिर क्या है प्लस, फिर सेकंड को करना है, क्रॉस कीजिए इस पूरे के साथ। तो मैं इसको उतार नहीं रही, एज इट इज आपको उतारना है लेकिन नोटबुक में। प्लस ऐसे ही ए जेड के कैप और इसकी कीजिए इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब आगे एक एक टर्म भी करनी है पर थोड़ा सा हम यूज करते हुए चलेंगे बेटा। अब देखो आई का क्रॉस आई के साथ करोगे तो आई क्रॉस आई तो 0 होता है। जे यहाँ पे देखिए, ये आई है, ये जे है, ये के, ऐसे आएगा। तो जे का जे के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, के का के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। तीन टर्म तो 0 हो गई। बचेगी कौन कौन सी? आई का जे के साथ 0 थोड़ी ना होता है, आई क्रॉस जे अभी अभी देखिए लिखवाया था, क्या होता है? आई क्रॉस जे होता है के कैप। तो देखिए आगे हम लिखते हैं इसको। अब एक एक पार्ट को अच्छे से करना है हमें। हम कहेंगे ये तो हो गया 0 पे, ये बचा तो हम कहेंगे ए एक्स का इसके साथ करना है बी वाई और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे पहले लिख लो। फिर इसका इसके साथ करेंगे, देखिए एक्स बी जेड है और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के प्लस देखिए ये जे का आई के साथ होगा, ए वाई है, बी एक्स है और जे का होगा आई के साथ। ठीक है। प्लस अब जे का जे के साथ तो हो गया 0, अब जे का के साथ हो करेंगे तो ए वाई जे कैप और क्रॉस में एक सेकेंड ए वाई और बी जेड और जे का के से। वर्क क्लियर इतना? नेक्स्ट देखिए प्लस थर्ड, अब हम कहेंगे ए जेड, ये ए जेड है, इसका केक्स है और ये आई के साथ होगा, के क्रॉस आई प्लस के का जे से भी होगा, के का जे से भी होगा और के का के से हो जाएगा 0। तो 6 टर्म बची। क्या इन टर्म्स को आगे और लिख सकते हैं? बिल्कुल, अभी अभी जो फॉर्मूले पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए आई क्रॉस जे होता है के, तो ये बनेगा ए एक्स बी वाई और के कैप। अच्छा, जे क्रॉस के क्या होता है? देखिए अब अपना वो यहाँ बना लेते हैं, फटाफट अपने मन मन में खुद से करना है। आई जे और के, देखिए आई के, आई से के की तरफ ऐसे आ रहे हैं, बचा कौन? जे। तो देखो पहले ए एक्स बी जेड बचेगा तो जे, आई और के तो यहाँ चुका, बचेगा जे। कौन से टर्म देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है? नेगेटिव। इसको पीछे ये है ए वाई बी एक्स। देखिए जे और आई आ चुका है तो आंसर तो आएगा के। अगर आई क्रॉस जे प्लस में था तो जे क्रॉस आई अपोजिट है, माइनस में होगा। नेक्स्ट देखिए ए वाई बी जेड, हाँ भाई जे क्रॉस के, जे से के की तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, प्लस आएगा, बचा कौन? आई। ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, देखिए बेटा जे क्रॉस के यहाँ है, के क्रॉस आई, किस के से आई की तरफ, के से आई क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पॉजिटिव आंसर और जे कैप। तो हम कहेंगे ए जेड बी एक्स और इसका आंसर आएगा जे प्लस इससे, अब मेरे हिसाब से ऊपर कर चुके हो, जे क्रॉस के आई था तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कौन सा आएगा? माइनस आई आएगा। तो ए जेड बी वाई और माइनस आई, इतना हो गया। अब एक तो ये फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे? देखिए आई वालों को एक साथ कर लो, जे वालों को एक साथ और के वालों को एक साथ। तो हम करेंगे, हम निकाल रहे थे ए क्रॉस बी, क्या निकालना चाह रहे हैं हम? ए क्रॉस बी। तो देखिए ये टर्म देखिए बेटा, यहाँ पे आई है तो हम कहेंगे आई को हम कॉमन निकालेंगे और ये बचेगा ए वाई बी जेड। आई कॉमन आएगा, माइनस है और ए जेड और बी वाई। ठीक है। उसके बाद देखिए जे, एक तो टर्म ये लीजिए की और एक टर्म ये लीजिए की। मैं यहाँ पे जानबूझ के ना बेटा माइनस जे कॉमन लेना चाह रही हूँ, आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा ऐसा क्यों किया मैंने माइनस जे कॉमन ले लिया। ये माइनस जे बाहर चला गया तो एक्स और जेड बच गया, तो ये ए एक्स और बी जेड
और देखिए माइनस जे बाहर जा चुका था तो प्लस था, माइनस कॉमन लोगे तो एक माइनस बचेगा ना अभी तो माइनस ए जेड बी एक्स, माइनस ए जेड बी एक्स प्लस, अब के कैप बाहर ले लीजिए, के कैप देखिए एक तो यहाँ पे है के और एक यहाँ पे, बट ये माइनस में है तो पहले प्लस वाले लिखेंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई और बी एक्स। देखिए ये फॉर्मूला है बेटा हमारा, ये है फाइनल फॉर्मूला ए क्रॉस बी का, ठीक है। ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है अगर हमें आई जे के की फॉर्म में गिवन हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अभी हम एक और फॉर्मूला लिखेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी है बेटा, है बहुत आसान, लग आपको लेंथी रहा होगा पर है बहुत इजी, सिंपल पुट की है वैल्यू और ये सॉल्व किया है, आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। अब इसके बाद कोई और तरीका है, मैम इतने बार बार थोड़ी ना करके देखेंगे हम इसको, बिल्कुल तरीका है, देखिए कैसे। इसको बेटा डिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं, ये क्लास 12 में मैथ्स में करवाई जाती है पर आप इसको अभी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मान लो आपको ए क्रॉस बी निकालना है और ए जो है वो भी आई जे के की फॉर्म में गिवन है और बी भी आई जे के की फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले ऐसे ये दो पैरेलल लाइन बनाएंगे, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। सबसे तो देखिए आई, फिर देखिए जे और फिर देखिए के। ध्यान से आराम से पहले कौन है ए, उसका क्रॉस करना है किससे, बी, तो ए क्रॉस बी, तो ए देखिए ए क्या है, ए है ए एक्स आई ए वाई जे, तो आई का कोफिशिएंट कौन है ए एक्स, तो आई के नीचे लिख दो ए एक्स, ये कौन है ए वाई और इसका कौन है ए जेड। ऐसे ही बी का लिख दीजिए, बी का एक्स कौन है ये, ऐसे और ऐसे, ये लिखना है। कैसे लिखा बेटा, आई जे के आराम से लिखा, जो पहले लिखा हुआ उसके पहले, अब आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ, जे का यहाँ, के का यहाँ, ऐसे ही बी का। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब आपको लिखना है कैसे, इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसको बात आई लिखा हुआ ना, इस आई को एज इट इज लिख दो। अब देखो जहां जहां पे आई है ना उस लाइन को छोड़ दो बिल्कुल, देखो कैसे, इस लाइन का ध्यान दो, इस लाइन में सबसे ऊपर आई आता है, इस लाइन को भूल जाओ, ये सोचो ये है ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे भी आई आ रहा है, इस लाइन को भी भूल जाओ। अब सोचो अगर आप इस लाइन को भी भूल गए और इस लाइन को भी भूल गए तो आपके सामने चार लेटर दिखाई दिए, ये ए वाई ए जेड बी वाई ओ बी जेड, यहाँ पे काटा मार दो। देखो पहले तो जो लिखा तुमने कौन लिखा, तुमने यहाँ आई लिखा, आई जिस लाइन में जिस कॉलम में आता है उसको छुपा दो बेटा। इन ये जो ऐसे इसको रो बोलते हैं और इनको ऐसे कॉलम्स बोलते हैं, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना अपनी रोज एंड कॉलम्स, तो यहाँ पे आपने आई लिखा तो आई को तो छुपा दो, यहाँ पे आई छुपा दिया, यहाँ से ये चार, देखिए ये ऐसा करने के बाद ये चार यहाँ पे क्रॉस लगा दो। अब क्रॉस कैसे लगाएंगे, ऐसे तो लगाते हैं ऐसे, तो पहले कौन सी लाइन बनाएंगे, हो सकता है आप बनाते हो पर यूजुअली हम ये लाइन बनाते हैं ऐसे। तो पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आपस में, फिर कौन सा बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं। अभी भी करो, ये फर्स्ट ये सेकंड लिख देते हो, ये फर्स्ट है ऐसे और ये सेकंड है, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, दोनों के बीच में माइनस लगा दो, ठीक है। क्या बात समझ है, क्या तरीका था, आई को उतारा, आई को छुपा दिया, जो बचा उसका क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब आई के बाद किसकी बारी है, नेक्स्ट कौन है जी, पर हम इसमें ऐसे चलते हैं प्लस माइनस प्लस, हमेशा ये सीक्वेंस होता है। तो अब सेकंड बारी किसकी है, माइनस 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 किसकी है, जे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा ली बेटा। अब देखिए अब आपको जे को छुपाना है, जे को कैसे छुपाओगे, ये बीच की लाइन यहाँ है, जे आता है इसमें और इसमें भी तो जे आ रहा था ना, इसको भी छुपा दो। अब चार दिखाई दे रहे हैं आपके पास, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, और इन चार पे क्या मारना है, काटा, ऐसे और ऐसे, पहले ये वाला काटा मारना है ऐसे वाला और फिर ऐसे वाला काटा मारना है। तो देखो पहले ये वाला काटा लगाओगे तो क्या बचा,
फिर ये वाला काटा, क्या बचा, बी एक्स ए जेड, क्या हो गया, माइनस का साइन आ गया, ठीक है, प्लस ये क्या है। अब ऐसे तीसरा, अब तीसरे में क्या करना है आपको, आपको इसको छुपाना है, इसको छुपाना है। आपके पास ये चार बचे, काटा लगाओ, ऐसे ऐसे, पहले ये वाला तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। फॉर्मूला आपके सामने बिल्कुल तैयार है, देखो ऊपर नीचे दोनों फॉर्मूला सेम है, तो बहुत ही आराम से अच्छे से नोट करना है। अगर आपको एक बार ना समझ में तो आप वापस से रिवर्स करके वीडियो को दोबारा जरूर देखना, और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। यही वो फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको बेटा वीडियो पॉज करके और यहाँ तक कंप्लीटली नोट डाउन करना है। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि प्रूव दैट वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। तो आपने प्रॉपर्टीज में देखा था कि जब हमारे पास कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। तो अगर आप इनका तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जरूरत नहीं है ना, अभी लास्ट में जो फॉर्मूला डिस्कस किया उसको यूज करेंगे। देखिए हम क्या निकालना चाहते हैं, हम ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं। कैसे आता है ए क्रॉस बी, आई जे के। पहले क्या करना है, ए देखो 2 -3 और -1 दिखा। बी देखो आई के साथ कौन है, -6 9 और 3। यहाँ तक हुआ क्लियर, ठीक है। अब देखिए अब आप इनको पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं। अब पैरेलल के लिए इनका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब ए क्रॉस बी निकालो कैसे, सबसे पहले क्या था आई कैसे निकलेगा, इनको छुपाओ, इसको और इसको ये यहाँ पे क्रॉस करना था। तो 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस 9 बन जा 9, प्लस माइनस माइनस, एक माइनस फॉर्मूले में होता था, ठीक है। फिर ये प्लस होता था, ये माइनस होता था, ये फिर प्लस होता था, तो माइनस करो, माइनस का जे क्या। अब जे में देखो इसको छुपाओगे, इसको छुपाओगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 2 जाओ 6, इसके साथ 6 और 1 6, माइनस माइनस प्लस, बट फॉर्मूले का माइनस। फिर के कैप में देखिए बेटा, अब के कैप में आप इसको छुपाओगे, इसको और इसको, ये बचेगा आपके पास। देखिए 2 और 9 18, 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस, बट एक फॉर्मूले का माइनस। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -9 + 9 0, 6 - 6 0, 18 - 18 0, तो ये बना 0 आई कैप -0 जे कैप और +0 के कैप। जब सब कुछ 0 है तो पूरा आंसर क्या आ गया, 0। मतलब ए क्रॉस बी, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास। तो हमें ये तो प्रूव करना था। अब ए और बी दोनों, ये दोनों तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं, पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में पैरेलल है। क्वेश्चन समझ आया। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर, आपको एक यूनिट वेक्टर बताना है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। मतलब एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर हो। देखो ध्यान से, अगर आपको ये प्रूव करना होता ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है, तो आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प ले सकते थे। पर यहाँ पे आपको तो एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता हो, तो देखिए ए क्रॉस बी पढ़ा आपने। अब आपने कहा ए क्रॉस बी का आंसर आता है, क्या आंसर आता है, ए बी साइन थीटा, और फिर आता है एन कैप। अब याद करो ये जो एन कैप है ये एक यूनिट वेक्टर है और ए और बी दोनों के नॉर्मल है, तो यही तो पूछा है, ऐसा वेक्टर निकालो जो ए और बी दोनों के नॉर्मल हो। तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको एन कैप फाइंड करना है। एन कैप कैसे आ सकता है, अरे भाई इसको उठा के डिवाइड में ले आओ, तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी और डिवाइड में आ गया ए बी साइन थीटा। अब आप कहेंगे मैम
हम ए क्रॉस बी तो इस तरीके से निकाल लेंगे, हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बी का, बट हमें थीटा नहीं पता, वो क्या करें। अब देखिए बेटा ये क्या है, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, दिस टर्म इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले आप ए क्रॉस बी तो निकालो, फिर देखते हैं क्या पता मैग्नीट्यूड अपने आप आ जाए। तो हम सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे भी ए क्रॉस बी चाहिए। तरीका बोलो, आई जे के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 1 1 2 1 1, यहाँ पे 1 -1 2 1 -1 2, आया समझ, निकालो। सबसे पहले आई क्रॉस कर दो, 2 माइनस ये 1 प्लस 1 हो गया, फिर ये माइनस का जे, ये है माइनस का जे, देखिए 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 1 की 1 से 1 और माइनस फॉर्मूले की वजह से, फिर आएगा के। अब देखिए इसके साथ -2, इसके साथ 1 बट एक फॉर्मूले में माइनस, तो आपके पास आ गया एक क्रॉस 3। देखिए 2 + 1 3, 3 आई गया, 4 - 1 3, 3 ये गया, -2 - 1 -3 की है। समझ आया कैसे निकाला, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी आ गया तो क्या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना आसान नहीं है, बहुत आसान है। कैसे, अगर ये ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी का निकालेंगे मैग्नीट्यूड, अंडर ऑफ 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 18 27, ठीक है। अब देखिए ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो आपको क्या करना था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी क्या वेक्टर आता है, ये वेक्टर आया, और डिवाइड किससे कर दो, मैग्नीट्यूड से, तो एन कैप मिल जाएगी, तो एन कैप मिलेगी 3i कैप 3j कैप 3k कैप और डिवाइड बाई √27, ठीक है। इतना समझ आया। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर भी करने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, ये कैसे निकालेंगे। देखिए मैम ए और बी है और साइन जो है ना वो ए क्रॉस बी में आता था, वो आता था ए क्रॉस बी, जो होता था ए बी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा लेकिन मैम यहाँ पे तो एक यूनिट वेक्टर भी होता था। अच्छा ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो मैं इसका ऐसे लिख दूँ, देखो ये मैग्नीट्यूड बन गया ना। आपको क्या निकालना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा कैसे आएगा, ए क्रॉस बी और डिवाइड बाई ए बी। अब ये कैसे आएगा, ये ऊपर मैग्नीट्यूड, तो हम कहेंगे बेटा देखो ए क्रॉस बी को इस तरीके से निकाल सकते हो, और फिर अगर ऐसा आ गया तो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, और सेम तरीके से ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो और बी का भी निकाल सकते हो। सभी की वैल्यू पुट करनी है। देखो ए और बी का मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, कैसे निकालोगे। ए का निकालोगे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। बी का कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। आई बात समझ। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। अब इसमें बेटा हमारे पास एक लास्ट बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रहता है कि क्या ये वेक्टर प्रोडक्ट इसका कहीं पे यूज है और कोई मतलब इंपॉर्टेंट यूज है इसका। बिल्कुल इसका एक और यूज है, हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं। आपको पता है ना कि जब हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि हम दो वेक्टर को पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमें दो साइड पता है तो हम उसका एरिया निकालेंगे। देखिए कैसे, आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे निकाल सकते हैं ना। तो छोटा सा तरीका है, सिर्फ एक पॉइंट नोट करना है और उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। देखिए मान लो ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, और आपने इनकी मदद से एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब देखिए बेटा, मान लो ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। अब जरा इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये ट्रायंगल, इसका नाम बोल देते हैं एक्स वाई और जेड। अब एक्स वाई जेड ट्रायंगल में क्या मैं ये साइड निकाल सकती हूँ,
देखो ये तो क्या हो गया, ये तो है मेरा बेस, ये है हाइपोटेन्यूज और ये है परपेंडिकुलर। तो क्या आप ये साइड निकाल सकते हो? आई थिंक निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो मैं निकालना चाहती हूँ वाई जेड, ठीक है। एक काम करो, इसको बोल देते हैं पी क्यू आर और एस। तो ये क्यू जेड हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है? पी क्यू, और पी क्यू क्या है? बी वेक्टर है, तो ये हो गया बी। तो क्यू जेड हो गया हमारे पास बी साइन थीटा। बी क्यू जेड क्या होगा बेटा? बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या पढ़ा है आपने? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है ना। क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी और ये होता है ए बी साइन थीटा। मैम एन कैप भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड तो सिर्फ इतना ही होता है ना। अब देखो, अब ये बी साइन थीटा आपको ऊपर दिख रहा है, किसके बराबर है? क्यू जेड। तो इस बी साइन थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ क्यू जेड। एक बात देखिए, क्या ये क्यू जेड यहाँ पे परपेंडिकुलर काम नहीं कर रहा, हाइट का काम नहीं कर रहा पैरेललोग्राम की, ठीक है। और ए क्या है? ये है ए, ये पूरा ए। व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखिए बेस कौन है? इस पैरेललोग्राम का बेस है ए और हाइट कौन है? हाइट है क्यू जेड। तो देखिए ए मल्टीप्लाई बाय क्यू जेड तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय क्यू जेड तो ए क्रॉस बी भी होता है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? हम ये कहेंगे कि अगर हमें दो वेक्टर पता है और अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये सारी चीज नोट करके कंक्लूजन कहता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी। कैसे होता है? ए क्रॉस बी, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आपने 10th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा कि जो हमारे पास एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, अगर मैं उसके डायगोनल की बात करूं तो वो दो सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो दो ट्रायंगल मिलके एक पैरेललोग्राम बना रही है ना, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर मान लो, जैसे यही समझ लो, ये दो वेक्टर गिवन है आपके पास, ये दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो आप क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं? आप दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और क्रॉस प्रोडक्ट करके यहाँ तक पहुंच गए, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया ये, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √27। तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एरिया कितना होगा? √27 यूनिट्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपका वेक्टर प्रोडक्ट खत्म हो गया।